भारतीय सदन में अब दो नेता आमने सामने बैठेंगे जो एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जो कि अब नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थकों का कहना है कि आज़ादी के बाद से अभी तक उनके जैसा पोटेंशियल वाला पीएम शायद ही कोई हुआ हो। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के समर्थकों का कहना है कि आज की राजनीति में असली पीएम पोटेंशियल किसी में है तो वो राहुल गांधी में ही है। तो दोनों में से किस में कितना पोटेंशियल है और कौन किस पे ज़्यादा भारी पड़ सकता है, इसे समझने के लिए पहले दोनों के बचपन को समझना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 गुजरात के वडनगर में एक ओबीसी परिवार में हुआ। ओबीसी शब्द मैंने क्यों जोड़ा, इसका आगे चल के एक बड़ा रेलिवेंस होने वाला है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहा यह जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी का बचपन बेहद गरीबी में बीता। उनके पिता एक चाय बेचने वाले थे। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के विरोधी उनकी दो तस्वीरें दिखा के सवाल उठाते हैं। एक, उनकी ये तस्वीर देखिए, ये उनके गुजरात के वडनगर के पुराने घर की तस्वीर है। लोगों का सवाल है कि अगर वो गरीब थे तो उस जमाने में इतना रॉयल घर कैसे था। ये मकान किसी गरीब परिवार का मकान तो नहीं दिखाई दे रहा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कोट। उनके स्कूल टाइम का इस कोट में एक फ़ोटो है। लोग सवाल उठाते हैं कि अगर वो गरीब थे तो इतना रफ एंड टफ कोट कहाँ से उनके पास था। हालांकि पीएम मोदी के समर्थकों का कहना है कि कई बार बड़े मकान में रहने वाले घरों में भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और स्कूल टाइम में अगर किसी गरीब बच्चे ने एक कोट कहीं से अरेंज भी कर लिया तो ऐसा बहुत बार हो जाता है, मतलब इट इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट थिंग। खैर आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के बचपन में महत्वपूर्ण बात यह है कि वो महज 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। गुजरात के बहुत बड़े आरएसएस के नेता लक्ष्मण राव इनामदार से उनका संपर्क हुआ और उन्होंने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक के बारे में बताया। नरेंद्र मोदी बाल स्वयंसेवक बन गए और आरएसएस कार्यकर्ता के तौर पर उनकी शुरुआत हो गई। पढ़ाई की बात करें तो नरेंद्र मोदी एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनके टीचर्स बताते हैं कि वो डिबेट में और थिएटर में बहुत ही आगे थे। उन्होंने 1968 में 12वीं की। 12वीं करने के बाद ही 18 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। हालांकि शादी करने के कुछ ही समय बाद नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया और आश्रमों में घूमने लगे। 3 साल तक नरेंद्र मोदी कई आश्रमों में घूमे। उसके बाद 1970 में उन्होंने फिर घर वापसी की। 1970 में घर वापस आकर वो अपने अंकल के रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकान पर काम करने लगे। और जिस साल उन्होंने ये काम चाय का शुरू किया, उसी साल दिल्ली में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसके बारे में न तो नरेंद्र मोदी कुछ जानते थे, न उस बच्चे के घर वाले नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ जानते थे। लेकिन आगे दोनों में टक्कर होने वाली थी। जी हाँ, बात हो रही है राहुल गांधी की। 19 जून 1970 को राहुल गांधी का दिल्ली में जन्म हुआ। नरेंद्र मोदी का बचपन कैसा बीता इस पे बेशक डिस्प्यूट है, लेकिन राहुल गांधी के बचपन पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। राहुल गांधी भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल परिवार में पैदा हुए और उनके रहन सहन में कहीं कोई असुविधा नहीं थी। जिस समय राहुल गांधी पैदा हुए उस समय उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे पर थीं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थीं। खैर वापस आते हैं नरेंद्र मोदी पे। आरएसएस में नरेंद्र मोदी का कद लगातार बढ़ता जा रहा था। 1971 में नरेंद्र मोदी आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। इसके बाद आता है 1975। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित कर दी। इमरजेंसी के दौरान पूरे देश के बड़े बड़े विपक्ष के नेता जेल में गए ही आरएसएस के भी जितने बड़े नेता थे उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। इसी दौरान नरेंद्र मोदी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि कुछ समय बाद वो छूटे, लेकिन गिरफ्तारी का दोबारा डर सता रहा था। ऐसी स्थिति में कई दिन तक वो कभी साधु के वेश में, कभी सिख के वेश में, कभी किसी वेश में छिप छिप कर घूमते रहे। इमरजेंसी के दौरान ही विपक्ष के कई बड़े नेताओं जैसे जॉर्ज फर्नांडीज और अन्य नेताओं से
उनका संपर्क हुआ और बड़े बड़े नेताओं को वो प्रभावित करने लगे। इसी दौरान नरेंद्र मोदी ने संघर्ष माँ गुजरात नाम से किताब भी लिखी। साफ है कि नरेंद्र मोदी का समय कठिन होता जा रहा था, लेकिन उनके काम और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही थी। खैर 1977 आता है और इमरजेंसी खत्म होती है। 1978 में नरेंद्र मोदी आरएसएस के रीजनल ऑर्गेनाइजर बन गए। 1979 में उन्होंने इमरजेंसी के दौरान आरएसएस के किए कार्यों को भी लिखा। इसके बाद आता है 1984। 1984 का नरेंद्र मोदी की जिंदगी पे कोई असर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की, जिनकी उम्र बहुत कम थी, उन पे बहुत बड़ा असर है। 1984 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या हो जाती है। अब एक 14 साल के बच्चे की दादी की मौत हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के कॉन्टेक्स्ट में ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी की उम्र तब 14 साल थी, वो स्कूल जाते थे, और ऐसे समय एक बच्चे की, एक टीनेजर की दादी की हत्या हो जाना, वो भी तब जब वो देश की सबसे शक्तिशाली महिला मानी जाती हूँ, सबसे शक्तिशाली पद पे हों, पीएम के पद पे हों, और पूरे देश में इस घटना से भूचाल आ जाना एक बच्चे के मानसिक स्तर पे क्या असर डालेगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो भी तब जब इंदिरा गांधी की मौत के बाद राहुल गांधी का स्कूल जाना ही बंद कर दिया जाता है। जी हाँ, इस घटना के बाद सिक्योरिटी रीजन से राहुल गांधी की स्कूलिंग बंद हो जाती है और वो घर पे ही पढ़ाई करते हैं, मतलब आगे की स्कूलिंग घर से होती है। अब इन हालातों में राहुल गांधी की उम्र बढ़ रही थी और दूसरी तरफ गुजरात में नरेंद्र मोदी का ओहदा। 1985 में नरेंद्र मोदी दिल्ली से गुजरात वापस लौटे और गुजरात में वो आरएसएस के साथ साथ बीजेपी के ऑफिशियल कार्यकर्ता बन गए। इसके बाद आता है साल 1990, जो भारतीय राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण है। 1990 में भाजपा राम मंदिर आंदोलन शुरू करती है। लाल कृष्ण आडवाणी, जो उस समय बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, उनकी रथ यात्रा शुरू होती है, जिसके गुजरात के कोऑर्डिनेटर थे नरेंद्र मोदी। यही नहीं, इसके एक साल बाद मुरली मनोहर जोशी, जो कि उस समय बीजेपी के बड़े नेता थे, उनकी एकता यात्रा शुरू होती है। इसमें भी नरेंद्र मोदी कोऑर्डिनेटर की भूमिका में थे। एक तरफ नरेंद्र मोदी बेहतरीन मैनेजर, बेहतरीन ऑर्गेनाइजर की भूमिका निभा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे। वहीं राहुल गांधी अपनी स्कूलिंग पूरी करते हैं और सेंट स्टीफन कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता है। लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ी घटना घटती है। यह है 1991 में राजीव गांधी की हत्या। जी हाँ, राजीव गांधी उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी के पिता थे। उनकी हत्या हो जाती है और ये राहुल गांधी के लिए दूसरा बड़ा झटका था। एक ऐसा इंसान जिसकी दादी प्रधानमंत्री पद पे थी, बचपन में उनकी हत्या, फिर उसके पिता प्रधानमंत्री पद पे थे, उस दौरान पिता की भी हत्या। ऐसे में एक बच्चे के दिमाग पे या एक युवा के दिमाग पे क्या बीती होगी, हम कह नहीं सकते हैं। हालांकि सेंट स्टीफन कॉलेज की अगर उनकी पढ़ाई की बात करें तो सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन के लिए उनके पर्याप्त मार्क्स नहीं थे, नंबर प्रॉपर नहीं थे, लेकिन स्पोर्ट्स कोटे के तहत उन्हें एडमिशन दिया गया था। एक्चुअली राहुल गांधी शूटिंग में नेशनल चैम्पियनशिप में भाग ले चुके थे, टॉप 5 रैंक होल्ड कर चुके थे, और उसी के आधार पर स्पोर्ट्स कोटे में उन्हें एडमिशन मिला था। लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद स्थितियां बदल जाती हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा पे सवाल उठ रहा था। 1992 में एक और बड़ी घटना घटती है। नरेंद्र मोदी राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। जी हाँ, चौंकिएगा नहीं, 1992 में नरेंद्र मोदी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। वजह थी उस समय के तात्कालिक बीजेपी नेता गुजरात के शंकर सिंह वाघेला के साथ उनकी खटपट। नरेंद्र मोदी राजनीति छोड़ के अपने गृहनगर वडनगर चले जाते हैं और वहां एक स्कूल खोल लेते हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी राजीव गांधी की हत्या के बाद देश छोड़ के विदेश चले जाते हैं पढ़ाई के रीजन से। यानी 1992 में सिचुएशन ये है कि नरेंद्र मोदी राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, राहुल गांधी इंडिया छोड़ चुके हैं। राहुल गांधी को सिक्योरिटी थ्रेट है, वहीं नरेंद्र मोदी की अपने साथ के नेताओं के साथ ठीक से बन नहीं पा रही है।
राहुल गांधी की पढ़ाई की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई हुई, उसके बाद फ्लोरिडा के रॉलिंस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा गया। कैम्ब्रिज से उन्होंने एमफिल किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें जो बहुत कम लोग जानते हैं, इस दौरान राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी नहीं, राहुल विंसी था। जी हाँ, सिक्योरिटी रीजन से वो नाम बदल के पढ़ाई कर रहे थे। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 3 साल वहाँ पे जॉब भी की। खैर, उसकी अलग बात करेंगे। वापस आते हैं नरेंद्र मोदी पे। जिस साल राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया था, उसी साल नरेंद्र मोदी ने राजनीति में फिर वापसी की। दावा ऐसा किया जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी के कहने पर नरेंद्र मोदी फिर से राजनीति में सक्रिय हुए। इसके बाद होता है गुजरात का विधानसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी को शानदार सफलता मिलती है और इसमें नरेंद्र मोदी की भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। यानी जीत का श्रेय काफी हद तक नरेंद्र मोदी की तरफ भी जाता है। यानी नरेंद्र मोदी की भूमिका और ज्यादा बड़ी होती चली जाती है, वो और ज्यादा सशक्त होते चले जाते हैं। इतना ही नहीं, इस शानदार सफलता को देखते हुए नरेंद्र मोदी को कोऑर्डिनेशन के लिए दिल्ली बुला लिया जाता है। उन्हें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। 1998 में गुजरात में फिर से इलेक्शन होते हैं, मध्यावधि चुनाव होते हैं, जिसके लिए नरेंद्र मोदी को वापस बुलाया जाता है। इस बार भी बीजेपी को शानदार सफलता मिलती है। और इसके बाद आता है साल 2001, यानी भारतीय राजनीति का नरेंद्र मोदी चैप्टर शुरू होता है। अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बन जाते हैं। और इसके बाद आता है 2002। साल 2002 में दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। एक ऐसी घटना है जो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में हलचल मचा देती है, और दूसरी घटना जिसका किसी को आभास नहीं होता, लेकिन ये घटना आगे चल के महत्वपूर्ण होने जा रही है। पहली घटना है गोधरा कांड। साल 2002 में अयोध्या से कई कार सेवा करके, रामलला के दर्शन करके ट्रेन से गुजरात वापस लौट रहे थे। इस ट्रेन के डिब्बे में, जिसमें राम भक्त थे, आग लगा दी जाती है और सैकड़ों राम भक्त जल के मर जाते हैं, जिसमें महिलाएं भी थीं, बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, सभी तरह के लोग थे। इस घटना से पूरे गुजरात में आक्रोश फैल जाता है और शुरू हो जाते हैं हिंदू मुस्लिम दंगे, हिंदू मुस्लिम राइट्स। इन राइट्स को लेकर गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पे तमाम सवाल उठे। उनके विरोधियों का कहना था कि उन्होंने गुजरात के दंगों को रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया, ठीक से प्रयास नहीं किया। हालांकि कोर्ट में ये बात कभी साबित नहीं हो सकी। डाटा के हिसाब से बात करें तो इन दंगों में 790 मुस्लिम मारे गए, वहीं 254 हिंदुओं की हत्या हुई। हालांकि अनऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करें तो कुछ लोगों का दावा है कि मुस्लिमों के मौत का आंकड़ा कहीं ज़्यादा है। इसके बाद हिंदुस्तान की राजनीति में इस घटना को लेकर तमाम उठापटक हुई। केंद्र में एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। एनडीए के सहयोगी दल नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हैं। साल 2002 में गोवा में बीजेपी की बैठक में नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे भी देते हैं, लेकिन उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होता। एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, स्पष्ट नहीं पता। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि 2002 के अंत में ही गुजरात में विधानसभा चुनाव होते हैं, इस वजह से उनके इस्तीफे को एक्सेप्ट नहीं किया गया। खैर, 2002 के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होते हैं। इस चुनाव में एक बार फिर बीजेपी को बम्पर सफलता मिलती है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गुजरात के सीएम बन जाते हैं। हालांकि 2002 की दूसरी घटना जिस पे किसी का ध्यान नहीं था वो ये थे राहुल गांधी की इंडिया वापसी। विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद और 3 साल जॉब करने के बाद राहुल गांधी इंडिया वापस आते हैं और बैकअप सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी खोल लेते हैं। यहां तक राहुल गांधी की जो लाइफ थी वो एक ऐसे युवा की थी जो विदेश में पढ़ाई तो कर चुका है, लेकिन जिसकी दादी की और पिता की हत्या हो चुकी है, जो कई साल से सिक्योरिटी थ्रेट में जी रहा है और उसके बाद अपने देश वापस आया है। अब इसके बाद आता है साल 2004, जहां से शुरुआत होती है राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर। साल 2004 में एक बड़ा पॉलिटिकल बदलाव होता है। एनडीए की सरकार जाती है
और केंद्र में यूपीए की सरकार आ जाती है और राहुल गांधी इस समय अमेठी के सांसद बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात में सीएम है। यहाँ से सिचुएशन आगे बढ़ती है। नरेंद्र मोदी साल 2014 तक गुजरात के सीएम रहते हैं और इस पूरे ड्यूरेशन में दो चीज़ें गुजरात में फेमस रहती हैं। एक, नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया गुजरात का डेवलपमेंट, दूसरा गुजरात का डिक्लाइनमेंट। अब आप कहेंगे भला ये क्या बात हुई? जी हाँ, ये सच है। गुजरात के डेवलपमेंट और डिक्लाइनमेंट की तस्वीर एक साथ चलती है। गुजरात में सीएम रहने के दौरान नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात सहित कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए। वाइब्रेंट गुजरात के तहत बड़े बड़े निवेश गुजरात में आकर्षित किए गए। वहाँ पे निवेश बढ़ा, उद्योगों का विस्तार बढ़ा। प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी गुजरात की अर्थनीति पे हावी रही। 1,13,783 चेक डैम बनाए गए। 5 लाख से ज़्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए। चेक डैम बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि जो भूजल स्तर गुजरात के सैकड़ों तहसीलों में गिर रहा था वो कुछ ही साल में वापस अपने लेवल पे आ गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन के उत्पादन में गुजरात पूरे देश में नंबर 1 हो गया। गुजरात में एग्रीकल्चर ग्रोथ 9.6% से ऊपर चली गई। ये तो थी गुजरात के डेवलपमेंट की तस्वीर, लेकिन इसी के साथ गुजरात गरीबी के मामले में 13वें और शिक्षा के मामले में 21वें नंबर पे पहुंच गया। यूनेस्को के दिए आंकड़ों के हिसाब से गुजरात में इस ड्यूरेशन में कुपोषण और टीकाकरण का स्तर काफ़ी खराब रहा। हालांकि ओवरऑल बात करें तो गुजरात की जीडीपी 10% से ज़्यादा ग्रोथ से आगे बढ़ी और इसका क्रेडिट काफ़ी हद तक उस समय के सीएम नरेंद्र मोदी को जाता है। खैर, इस डेवलपमेंट के चेहरे के साथ नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं। अब नरेंद्र मोदी के दो चेहरे हैं। 2014 में एक हिंदूवादी नरेंद्र मोदी, दूसरे विकास पुरुष नरेंद्र मोदी, और इन दोनों चेहरों को साथ लेके 2014 का समय आता है जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। राहुल गांधी तीसरी बार अमेठी से सांसद बनते हैं। यहाँ से शुरू होती है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच असली लड़ाई। लेकिन इससे पहले कुछ घटनाएं और हैं जिस पे हम नज़र डाल लेते हैं। 2013 में ही ईडी ने बड़े बड़े बिजनेसमैन ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, सहारा ग्रुप पे छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान उनकी डायरीज में कुछ ट्रांजिशंस निकले थे जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, बीजेडी, जेडीयू सहित कई बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के नाम थे। इसी दौरान नरेंद्र मोदी का नाम भी इस मामले में उछाला गया था। दावा किया गया था कि उनकी डायरी में अहमदाबाद, मोदी और गुजरात सीएम के नाम से कई ट्रांजिशन है। इस मामले में प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में कोई भी सबूत नहीं है और ये अपील खारिज हो गई थी। दूसरी तरफ राहुल गांधी तीसरी बार सांसद बनने के पहले एनएसयूआई यानी जो स्टूडेंट विंग है कांग्रेस की, उसके भी अध्यक्ष रहे। इसके अलावा उन्होंने 40 लोगों की एक कोर समिति भी गठित की थी जो कांग्रेस का थिंक टैंक बताया गया था। साथ ही साथ राहुल गांधी इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी कई साल तक रहे। खैर, इन सारी चीज़ों के बाद लौटते हैं 2014 पे। 2014 से शुरू होता है केंद्र में मोदी सरकार का युग। नरेंद्र मोदी ने पीएम बनते ही कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें सबसे पहला था डिजिटल इंडिया। तमाम गांवों में इंटरनेट पहुंचाने का काम शुरू किया। भारत को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल बनाने का काम शुरू किया गया। बैंक खातों, जमीन, तमाम कागजों को आधार कार्ड से जोड़ना शुरू किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी जो कि उन्होंने गुजरात में भी लागू की थी, उसे भी यहाँ पे फोकस किया गया। हालांकि इस मामले में काफ़ी आलोचना भी हुई। प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है, आरएसएस की बेसिक जो लाइन है, आरएसएस की जो अपनी लाइन है उससे थोड़ी सी अलग मानी जाती है। ये बेसिकली कांग्रेस की नीतियाँ थी और जब इसी नीति पे पीएम मोदी की सरकार चली तो इस पे सवाल भी खड़े किए गए। पीएम मोदी ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया जो कि कांग्रेस के समय में शुरू किए गए थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनकी आलोचना की थी, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि जीएसटी और भी तमाम योजनाएं। इसके अलावा इस दौरान
कई ऐसी घटनाएं होती हैं देश में जिसे मॉब लिंचिंग की संज्ञा दी जाती है। ये घटनाएं इंटरनेशनल मीडिया तक में हाईलाइट होती हैं। मोदी सरकार इस मामले को लेकर यूएनओ तक के निशाने पे आ जाती है। हालांकि मोदी समर्थक इस बारे में दावा करते हैं कि जिस तरह की घटनाएं मुस्लिमों के साथ हुई उस तरह की घटनाएं हिंदुओं के साथ भी हुई, लेकिन उन्हें मीडिया में हाईलाइट नहीं किया गया। खैर, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, मॉब लिंचिंग किसके साथ ज़्यादा हो रही थी, इस सारी बहस के बीच 2016 में मोदी सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेती है जिसने पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये था डीमोनेटाइजेशन। अचानक से ही 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। दावा किया गया कि इससे ब्लैक मनी खत्म होगी और देश में भ्रष्टाचार पे काबू पाया जा सकेगा। रिजल्ट की बात करें तो आरबीआई की डेटा के हिसाब से 98% से ज़्यादा कैश बैंकों में वापस जमा हो गया। काला धन इकोनॉमी से बाहर होने जैसी कोई बात बहुत ज़्यादा सामने नहीं आई। सेंसेक्स और निफ्टी बहुत बुरी तरह गिर गए। हालांकि पॉजिटिव रिजल्ट की बात करें तो इकोनॉमी में रुका हुआ कैश लिक्विड हो गया। इससे बैंकों की ट्रांजिशन में मदद मिली। डिजिटल इंडिया का सपना तेजी के साथ आगे बढ़ा, डिजिटल ट्रांजिशन बढ़ गई। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी बात हुई, 25% तक टैक्स पेयर देश में अचानक से बढ़ गए। मोदी सरकार के एक और पहलू की अगर बात करें तो इस ड्यूरेशन में कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ऐसे लोगों को बड़े पदों पे बैठाया गया जो कि आरएसएस से जुड़े हुए थे। यही नहीं, आईसीएचआर में भी प्रमुख पदों पर आरएसएस से जुड़े हुए लोग बैठ गए। कई लोगों ने इसे लेकर सवाल उठाया था। 2017 में एक बड़ी घटना ये होती है कि सरकारी रिपोर्टों में देश में अनएम्प्लॉयमेंट को 45 सालों के रिकॉर्ड में हाईएस्ट लेवल पर बताया गया था। इसी के साथ दूसरी तरफ राहुल गांधी 2017 में ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। पीएम मोदी के इस कार्यकाल में और भी कई बड़ी चीज़ें हुई, जैसे कि आयुष्मान योजना, जन आरोग्य योजना, मंगलयान। इन सब चीज़ों को पीएम मोदी के समर्थक हाईलाइट करके बताते हैं। देश में बड़े स्तर पर शौचालय बनाने को भी पीएम मोदी की बड़ी स्कीम में से एक बताया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत पहली बार टॉप 100 में आ जाता है। इन सब चीज़ों को लेके मोदी समर्थक कहते हैं कि वो वाकई विकास पुरुष है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक को लेके भी मोदी समर्थक मोदी सरकार की खूब पीठ थपथपाते हैं। हालांकि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष उन्हें लगातार घेरता रहा। विपक्ष ने उन पर सांप्रदायिकता और पिछड़ों के साथ भेदभाव के भी आरोप लगाए, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कई बार कहा कि वो ओबीसी परिवार से हैं, इसलिए कांग्रेस उन पर निशाना लगा रही है। और इन सारे मुद्दों के बीच होता है 2019 का चुनाव। इस चुनाव में बीजेपी अकेले ही 300 से ज़्यादा सीटें लाती है, वहीं कांग्रेस सिर्फ 52 पर सिमट जाती है। इस करारी हार के बाद राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे देते हैं। अब शुरू होता है मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल। इस कार्यकाल में सिटीजनशिप लॉ यानी सीएए, 3 तलाक कानून, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना, ये सब चीज़ें मोदी सरकार की बड़ी अचीवमेंट में से एक बताई जाती हैं। इसके अलावा देश में ही स्वदेशी हथियारों का निर्माण करना, G20 का सफल आयोजन, इन चीज़ों को लेकर भी मोदी समर्थक मोदी सरकार की खूब तारीफ करते हैं। वहीं कांग्रेस अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई जैसे मुद्दों पर लगातार उन्हें घेरने की कोशिश करती रही। इसके अलावा बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का भी आरोप उनके ऊपर लगाया जाता रहा। हालांकि कांग्रेस के अंदर की हालत देखें तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी या दूसरी पार्टियों में शामिल होते रहे। राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर भी लगातार सवाल उठे। इन सब आलोचनाओं के बीच राहुल गांधी एक बड़ा फैसला लेते हैं। साल 2022 में वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं। इस यात्रा के तहत वो अपने समर्थकों के संग कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल यात्रा करते हैं और सामाजिक सौहार्द, सामाजिक प्रेम का संदेश देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को वो अपने मिशन की सिर्फ शुरुआत बताते हैं। साल 2024 जनवरी में
इसी के अगले क्रम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करते हैं, जो कि पूर्वोत्तर से शुरू होकर पश्चिम तक चलती है। इस दौरान भी वो 6000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा करते हैं। हालांकि इस बार ज़्यादातर यात्रा बस में होती है। इसके पीछे सुरक्षा कारण बताए जाते हैं। इन्हीं सबके बीच चुनाव की घोषणा होती है। चुनाव के दौरान भी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बहुत हावी रहा और इसे लेकर विपक्ष बीजेपी पर लगातार निशाना साधता रहा। बीजेपी का दावा था कि इस चुनाव में उनकी लोकप्रियता, पीएम मोदी की लोकप्रियता और बढ़ेगी और इस बार 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर बीजेपी रिकॉर्ड बनाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी जीती और एनडीए की सरकार भी बनी, लेकिन सीटें उम्मीद से काफ़ी कम आई। कांग्रेस राहुल गांधी की लीडरशिप में एक बार फिर हारी, लेकिन राहत की बात यह रही कि उनकी सीटें 52 से बढ़कर 99 तक पहुंच गई और बाद में एक निर्दलीय को भी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल हो कर लिया। तो इस तरह से कांग्रेस का ऑफिशियल आंकड़ा 100 पहुंच गया। इन्हीं सीटों के दम पर पहली बार 10 साल बाद कांग्रेस ऑफिशियली विपक्ष का दर्जा हासिल करने में सफल रही और राहुल गांधी इस बार एलओपी बन गए हैं। कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना करते हैं तो दोनों के बीच एक चीज पर और नजर डाल लेनी चाहिए। राहुल गांधी के ऊपर 18 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि खुद उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में बताया था। इसमें 14 से ज्यादा मुकदमे सिर्फ मानहानि केस के हैं, यानी उनके भाषण को लेकर। एक बहुत कंट्रोवर्शियल केस नेशनल हेराल्ड को लेकर भी है, जिसमें पैसों की धांधली का मामला शामिल है। हालांकि नेशनल हेराल्ड केस साल 2015 से अभी तक चल रहा है। बताया ही जाता है कि अभी तक जांच चल रही है और राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी, जो कि दोनों आरोपित हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि भाजपा इसे लेकर उन पर निशाना लगाती रही है। ये केस सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दर्ज कराया गया था। कांग्रेस का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल राइवलरी के तहत दर्ज कराया गया मुकदमा है। वहीं पीएम मोदी 2013 में चाहे कितने भी आरोपों से घिरे हों, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। उनके समर्थक उनकी छवि बेहद कट्टर ईमानदार वाली बताते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी कई जगह विकास पुरुष की भूमिका में दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनके पूरे कार्यकाल में, उनके बचपन से अभी तक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही हैं। राहुल गांधी इंडिया की बिगेस्ट पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। उनका बचपन रॉयल्टी में तो बीता, साथ ही डर में भी बीता। कांग्रेस को उन्होंने एक ऐसे समय संभालना शुरू किया जब कांग्रेस डूब रही थी और अभी भी पूरी तरह वो नैया पार लगा पाए हैं, ऐसा कह पाना मुश्किल है। अब एलओपी बन के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने संसद में बैठेंगे। दोनों की टक्कर किस तरह होगी, ये देखने वाली बात है। पूरे सीन को देखकर, पूरे सिचुएशंस को देखकर, सारे समीकरणों को देखने के बाद आपको क्या लगता है, आखिर कौन भारी है, पीएम नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल न्यूज़ सटायर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।